आओ भाई आओ, शहर के रईसों का नंबर 1 ढाबा। एक प्लेट पाव भाजी के पूरे 50 रुपए। जिनकी जेब नोटों से गर्म हो वही अंदर आए। फटेहाल लोग दूर से ही खुशबू सूंघ कर आगे बढ़ें। मदन भाई, जरा इस बिल्लू चिकने को देखो। नाम चिकना है पर बातें इसकी मिर्ची जैसी तीखी हैं। इसके ढाबे के तवे से ज्यादा तो इसका घमंड सुलग रहा है। चुप कर पप्पू, वो बड़ा आदमी है। उसका इतना बड़ा ढाबा है, नौकर चाकर हैं। हमारे पास तो कल की सब्जी खरीदने के भी पैसे नहीं है। तभी एक लाचार कमजोर बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए बिल्लू के ढाबे के काउंटर के पास आता है। उसकी जेब में कुछ गिने चुने सिक्के हैं। बेटा बिल्लू, सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरी जेब में ये 8 रुपए हैं। क्या मुझे थोड़ी सी भाजी और एक पाव मिल सकता है? बड़ी भूख लगी है बेटा। ए बुड्ढे, चल पीछे हट। यहाँ 8 रुपए में पाव भाजी का खाली दोना भी नहीं मिलता। भाग यहाँ से। धंधे के टाइम पर पनौती मत फैला। जा किसी मंदिर के बाहर बैठ। ऐसा मत कहो बेटा, भगवान के नाम पर थोड़ी सी दया कर दो। ओए छोटू, धक्का देकर हटा इस बुड्ढे को। मेरे अमीर ग्राहक इसकी शक्ल देखकर भाग जाएंगे। नौकर बूढ़े बाबा को धक्का दे देता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। पूरे बाजार के लोग देख रहे हैं पर बिल्लू के डर से कोई कुछ नहीं बोलता। मदन का खून खौल उठता है। वो दौड़कर जाता है और बूढ़े बाबा को उठाता है। बाबा, आप फिक्र मत करो। ओए बिल्लू, पैसे का घमंड इतना अच्छा नहीं होता। आज तुमने इस लाचार बुजुर्ग का नहीं, अन्नपूर्णा का अपमान किया है। अरे देखो भाई, खुद भीख मांग रहा है और मुझे ज्ञान दे रहा है। ए मदन, तेरी औकात क्या है बे? तेरे पास तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, तू खिलाएगा इसे? मदन भाई, इस चिकने के ढाबे पर ताला लगवाने का वक्त आ गया है। इस बाजार के गरीबों को भूखा रखने वाले को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ पप्पू, कल इसी बाजार में इसके ढाबे के ठीक सामने हमारा मिट्टी का ढाबा खुलेगा और मैं ऐलान करता हूं कि मेरी पाव भाजी 50 रुपए नहीं, सिर्फ 10 रुपए में भरपेट मिलेगी। 10 रुपए में भरपेट? तू कल ढाबा खोल मदन। शाम तक अगर तू दाने दाने को मोहताज न हो गया तो मेरा नाम बदल देना। इतना बोलकर दोनों घर जाते हैं और शाम होते ही मदन उदास हो जाता है। पप्पू, मैं सच में टूट चुका हूं भाई। गुस्से में आकर बीच बाजार में सबके सामने इतनी बड़ी बात तो कह दी, पर सच तो यह है कि हमारे पास कल सुबह के खाने के भी पैसे नहीं हैं। बिल्लू चिकना सही कह रहा था, मेरी कोई औकात नहीं है। तो क्या हुआ मदन भाई, क्या हम सच में ढाबा खोल लेंगे? गुस्से में मुंह से निकल गया तो निकल गया, कहने से कुछ नहीं होता। छोड़ो उस बात को। कोई अमीर थोड़ी हैं हम जो अपनी बात पर अड़े रहें। नहीं पप्पू, अगर मैंने सबके सामने कहा है तो मैं उसे पूरा करूंगा। यह मदन की जुबान है, मैं अपनी जुबान को हारने नहीं दूंगा। चाहे जो हो जाए, कल बाजार में 10 रुपए वाला ढाबा खुलकर रहेगा। अरे भाई, जुबान की कीमत तब होती है जब जेब में दम हो। ढाबे के लिए राशन, बर्तन, सब्जियां, इन सब के लिए पैसे कहां से लाएगा? आसमान से टपकेंगे? चोरी करूंगा पप्पू, मैं चोरी करूंगा। क्या? चोरी? होश में तो है मदन? तूने कभी लाइफ में एक चींटी तक को नहीं सताया और तू चोरी करेगा? किसकी चोरी? उसी घमंडी बिल्लू चिकने के घर चोरी करूंगा। उसने न जाने कितने गरीबों को लूट कर वो महल खड़ा किया है। अभी तुरंत इसी वक्त चलो मेरे साथ। अरे मदन भाई, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। अगर पकड़े गए तो पुलिस खाल उधेड़ देगी। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? पप्पू, हम दोनों अनाथ हैं। इस दुनिया में हमारा कोई आगे पीछे नहीं है और मैं उस बूढ़े लाचार बाबा की तकलीफ को और नहीं देखना चाहता। उस बिल्लू ने बाबा को लात मारी थी पप्पू। उस बूढ़े बाप की आंखों के आंसू मुझसे झेले नहीं जा रहे। आज अगर मदन पीछे हटा तो इस शहर से गरीबों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। चलो मेरे साथ। हाँ, ये लड़का आज मुझे भी जेल भिजवा कर मानेगा, पर क्या करूं, दोस्त भी तो इसी का हूं। रुक मदन भाई, मैं भी चल रहा हूं। मदन और पप्पू तेज कदमों से बिल्लू चिकने के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी रास्ते में एक सुनसान पेड़ के नीचे वही बूढ़े बाबा बैठे दिखाई देते हैं जिन्हें दोपहर में बिल्लू ने धक्का दिलवाया था। बाबा के चेहरे पर एक अजीब सा तेज और मुस्कान है।
मदन और पप्पू उन्हें देखकर चौंक कर रुक जाते हैं। बाबा, आप इस काली अंधेरी रात में यहां अकेले कैसे? आपका घर कहाँ है बाबा? बेटा, ईश्वर जिसे जहां भेज देता है मैं वहीं चला जाता हूं। मेरा कोई अपना घर नहीं है, पर तुम दोनों इस वक्त जहां जा रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। किसी के घर चोरी करना बिल्कुल गलत है। ऐसा तुम्हें शोभा नहीं देता। बाबा, आपको कैसे पता चला? मैंने तो ये बात किसी से नहीं कही। क्या आप सच में कोई जादूगर हैं या कोई चमत्कारी पुरुष? हाँ बाबा, मदन बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे दिल की बात तो सिर्फ हम दोनों जानते थे। आपको किसने बेटाया कि हम चोरी करने जा रहे हैं? मैं इंसानों के चेहरे और उनके मन की बात पढ़ सकता हूं बेटा, इसलिए मेरी बात मानो। चोरी का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। यहां से थोड़ी दूर आगे जाओगे तो तुम्हें एक पुराना बरगद का पेड़ मिलेगा। उसी पेड़ के नीचे एक थैला पड़ा है जो पूरा पैसों से भरा है। उस थैले को उठा लो और अपना ढाबा खोल लो। सच में बाबा? हाँ, परंतु एक बात सदैव स्मरण रखना मदन, उन पैसों को देखकर कभी मन में लालच मत लाना। उन पैसों का उपयोग तुम अपनी सुख सुविधा, ऐशो आराम या स्वार्थ के लिए कदापि मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा विनाश होना निश्चित है। वह धन केवल परोपकार और गरीबों की सेवा के लिए है। ठीक है, अब मैं चलता हूं, मुझे और भी कहीं जाना है। इतना कहकर बाबा अचानक रात के अंधेरे में ओझल हो जाते हैं। मदन और पप्पू आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें वही बरगद का पेड़ दिखाई देता है और उसके नीचे एक पुराना बैग पड़ा मिलता है। मदन बैग खोलता है तो वह नोटों से खचाखच भरा होता है। दोनों की आंखें चमक उठती हैं। वाह पप्पू, बाबा ने सच कहा था। अब हमारा ढाबा खुलेगा। मैं कल सुबह ही दुकान खोलने की तैयारी शुरू करता हूं। अरे मदन भाई, रुको रुको, दुकान तो खुलती रहेगी। इन पैसों से पहले हम एक आलीशान बड़ा सा घर बनवाएंगे, फिर तुम्हारी और मेरी एक बढ़िया सी शादी करवाएंगे। जिंदगी ऐश से कटेगी भाई। पप्पू, तुम भूल गए कि अभी अभी बाबा ने क्या कहा था? शुद्ध हिंदी में चेतावनी दी थी उन्होंने कि इन पैसों का इस्तेमाल अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं करना है, वरना विनाश शुरू हो जाएगा। अरे छोड़ो भी मदन भाई, मैं बाबा की बातों पर विश्वास नहीं करता। इतनी बड़ी रकम मिली है तो थोड़े मजे तो बनते हैं ना। पप्पू, तुम ऐसा अनर्थ कभी नहीं करोगे, ये मेरी जुबान है। मैंने बाबा को वचन दिया है। ठीक है भाई, ठीक है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जुबान और तुम्हारी इस जिद के लिए ही रुका हुआ हूं, वरना मैं तो कब का रफू चक्कर हो जाता। चलो अब जल्दी घर चलो, कल सुबह बहुत काम है। दोनों दोस्त बैग समेटते हैं और तुरंत अपने घर की तरफ वापस लौट आते हैं। उनकी आंखों में कल सुबह की एक नई उम्मीद और नया सवेरा है। अगली सुबह का सूरज, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ मदन और पप्पू की आंखें खुलती हैं। दोनों के चेहरों पर एक नई चमक और नया जोश है। वे तुरंत बाजार जाते हैं और बाबा के दिए पैसों से एक सुंदर सा नया ठेला, बड़े बड़े बर्तन, ढेर सारा मक्खन, ताजी सब्जियां और पाव खरीदकर घर लाते हैं। दोपहर होते होते मदन अपना ठेला सजाकर गांव के किनारे ठीक बिल्लू के ढाबे से कुछ दूरी पर लगा देता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, गर्मा गर्म मक्खन मार के सिर्फ 10 रुपए में भरपेट पाव भाजी खाओ। अरे आ जाओ रईसों और गरीबों, ऐसी पाव भाजी कि खाते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाए। जेब से निकालो सिर्फ एक 10 का नोट और पेट भर कर जाओ। तभी रास्ते से गुजर रहे दो मजदूर, जिनका नाम बनवारी और सुखिया है, भाजी की खुशबू सूंघकर ठेले के पास आकर रुक जाते हैं। आहा, सुखिया भाई, जरा खुशबू तो सूंघ। क्या महक है यार। इस खुशबू ने तो पेट में चूहों की जगह सीधे डायनासोर कुदा दिए हैं। अरे ओ भाई, सच में 10 रुपए में भरपेट खिला रहे हो या सिर्फ खुशबू सुंघा कर विदा कर दोगे? अरे नहीं बाबा, मदन की जुबान है। बैठिए आप दोनों, जब तक आपका पेट ना भरे खाते रहिए। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की? लगाओ भाई फटाफट 2 प्लेट गर्मा गर्म। मदन और पप्पू फुर्ती से काम में लग जाते हैं। मदन तवे पर मक्खन की छम छम के साथ भाजी कूटता है, पाव सेकता है और पप्पू फटाफट दोनों ग्राहकों के आगे चमचमाती प्लेटें सजा देता है।
दोनों ग्राहक पहला निवाला मुंह में डालते हैं और उनके चेहरे पर असीम तृप्ति आ जाती है। ओहो मदन भाई, क्या स्वाद है! ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। मक्खन और मसालों का ऐसा मेल कि मजा ही आ गया। सच में भाई, उस घमंडी बिल्लू चिकने के ढाबे पर 50 रुपए देने के बाद भी ऐसा स्वाद और ऐसा सम्मान नहीं मिलता। तुम तो हम जैसे गरीबों के लिए साक्षात भगवान का रूप बनकर आए हो। चलो बनवारी भाई, अब देर नहीं करते। सबसे पहले जाकर उस जालिम और घमंडी ढाबे वाले बिल्लू चिकने को बताकर आता हूं कि उसका घमंड तोड़ने और हम गरीबों का पेट भरने के लिए गरीबी का मसीहा आ गया है। हाँ भाई सुखिया, बिल्कुल ठीक कहा। आज उस चिकने की बोलती बंद करते हैं। सुखिया और बनवारी की बातें सुनकर बाजार में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। उधर अपने आलीशान ढाबे पर गल्ले पर खड़ा बिल्लू चिकना गुस्से में पैर पटक रहा है, लेकिन अकेले में अपना डर छुपाने के लिए जोर जोर से हंसने का नाटक करता है। आए बड़े मदन और पप्पू, 10 रुपए में भरपेट खिलाने चले हैं। मेरे सामने न जाने कितने आए और कितने चले गए, पर मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। इनकी भी 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आएगी। देखना, 2 दिन में खुद भीख मांगने सड़क पर आएंगे। बिल्लू की बकवास के उलट मदन और पप्पू के ठेले पर नजारा कुछ और ही था। वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मदन की पाव भाजी न सिर्फ सस्ती थी, बल्कि स्वाद में इतनी लाजवाब थी कि लोग उंगलियां चाट रहे थे। सब बहुत खुश थे। देखते देखते शाम होते होते मदन का सारा माल बिक जाता है। उफ मदन भाई, पैर जवाब दे गए हैं आज, पर मजा आ गया। हाँ पप्पू, ये सब बाबा के आशीर्वाद का कमाल है। चलो घर चलते हैं। शाम को घर पहुंचकर दोनों दोस्त इतने थके थे कि बिना कुछ खाए पिए तुरंत सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों फिर उठते हैं, ताजी सब्जियां लाते हैं और अपना ठेला उसी जगह पर लगा देते हैं। ठेला लगते ही थोड़ी देर में वहां भारी भीड़ जमा हो जाती है। उधर बिल्लू चिकने के ढाबे पर सन्नाटा पसरा है। एक भी ग्राहक नजर नहीं आ रहा। वो मक्खियां मारते हुए काफी देर तक इंतजार करता है और फिर गुस्से से पागल होकर अपने नौकर छोटू को साथ लेकर मदन के ठेले पर धमक पड़ता है। ए मदन, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? बंद कर अपना ये 2 कौड़ी का ठेला, वरना यहीं पर सब तहस नहस कर दूंगा। हाँ, मालिक सही कह रहे हैं। डर के मारे भाग जाओ यहाँ से। मदन और पप्पू बहुत हिम्मत वाले और हिम्मती थे। वे दोनों जरा भी नहीं डरते। ओए बिल्लू, अपनी ये धौंस किसी और को दिखाना। हम यहाँ कोई चोरी नहीं कर रहे, हम गरीबों का पेट भर रहे हैं। सुनो ओ गांव वालों, तुम सब अंधे हो गए हो क्या, जो बड़े चाव से इस मदन की पाव भाजी ठूंस रहे हो? मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, क्या आज के जमाने में 10 रुपए में पाव और सब्जी खरीदी जा सकती है? नहीं ना? तो फिर ये तुम्हें 10 रुपए में भरपेट कैसे खिला रहा है? भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। बिल्लू मौका देखकर और जहर उगलता है। ये मदन या तो तुम्हें 2 दिन पुराना बासी माल खिला रहा है, या फिर सड़ी गली सब्जियों का कचरा तुम्हारे पेट में डाल रहा है। अपनी सेहत से मत खेलो भाइयों। भाइयों, आप सब मुझ पर विश्वास रखो। मैं अपनी मां अन्नपूर्णा की कसम खाकर कहता हूं कि सब कुछ आज सुबह का ताजा है। जिस दिन मेरी भाजी खाकर कोई एक इंसान भी बीमार हो गया, मैं उसी दिन ये ठेला हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और सुनो चिकने, हम जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो एकदम शुद्ध और उत्तम क्वालिटी का है। रही बात इतने सस्ते में खिलाने की, तो हम पर एक बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा का आशीर्वाद है। आशीर्वाद? अरे ओ घोड़े, किसी भिखारी का आशीर्वाद लेकर कोई राजा नहीं बन जाता, समझे? इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर बिल्लू गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। लेकिन गांव वाले बिल्लू की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वे मदन पर भरोसा करते हैं और दोबारा खाने में जुट जाते हैं। थोड़ी ही देर में मदन की सारी पाव भाजी फिर से खत्म हो जाती है। दोनों घर चले जाते हैं और अगली सुबह अरे अनर्थ हो गया, लूट गए हम। मदन भाई, बाबा के दिए सारे पैसे चोरी हो गए, थैला खाली पड़ा है। क्या? सारे पैसे चोरी हो गए? पर पप्पू, घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था।
कोई बाहर वाला कैसे आ सकता है? कौन चुराया हमारे पैसे? दरअसल ये सब पप्पू की ही चालाकी थी। कौन चुराया? मुझसे क्या पूछता है चोर? तूने ही रात को सारे पैसे गायब किए हैं ताकि तू अकेला अमीर बन सके। तू झूठा है, चोर है, और मैं एक चोर के साथ एक पल नहीं रहूंगा। जा रहा हूं मैं ये घर छोड़कर। पप्पू, ये तू क्या कह रहा है भाई? मैं और चोरी? तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू मुझे जानता है। बस बहुत हुआ नाटक, आज से हमारी दोस्ती खत्म। पप्पू तुरंत घर छोड़कर चला जाता है। वो सीधे घमंडी ढाबे वाले बिल्लू चिकने के पास पहुंचता है और बाबा के चुराए हुए पैसों की गड्डियां दिखाकर उसका पूरा ढाबा खरीद लेता है। अब पप्पू उस आलीशान ढाबे का मालिक बन चुका था और वहां पाव भाजी बेचने लगा। दूसरी तरफ मदन बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने छोटे से ठेले पर पहले की तरह ईमानदारी से 10 रुपए में ताजी और स्वादिष्ट पाव भाजी बेचता रहा। गांव के लोग मदन के साथ थे। उसके ठेले पर पहले जैसी ही भारी भीड़ जमी रहती थी। उधर पप्पू के ढाबे पर भाजी तो बन रही थी, लेकिन जैसे ही भाजी तैयार हुई उसमें से एक अजीब सी सड़न और गंदी बदबू आने लगी। दरअसल ये बाबा के उस श्राप का असर था जो उन्होंने लालच करने और पैसों का गलत इस्तेमाल करने पर दिया था। थू, ये कैसी पाव भाजी है? इसमें से तो गटर जैसी बदबू आ रही है। बीमार करना है क्या हमें? अरे खाना है तो खाओ, वरना बदबू का बहाना मत बनाओ, कल से ठीक हो जाएगी। पप्पू ने हार नहीं मानी। बदबू दूर करने के लिए उसने महंगे महंगे मसाले खरीदे, ढाबे का प्रचार किया, लेकिन बाबा के श्राप के कारण उसकी भाजी का स्वाद और बदबू बदतर होती गई। धीरे धीरे ग्राहक आना बिल्कुल बंद हो गए। पप्पू ने अपनी सुख सुविधा और जिद में बाबा के चुराए हुए सारे पैसे पानी की तरह बहा दिए और कंगाल हो गया। शाम का वक्त, मदन के ठेले पर लोग खुशी खुशी पाव भाजी खा रहे हैं। तभी वहां फटेहाल, भूखा और रोता हुआ पप्पू पहुंचता है। उसके पास न ढाबा बचा था न पैसे। उसने मदन को सारी बात बताई और मदद मांगी, लेकिन मदन ने उसे साफ साफ मना कर दिया। सीख: दोस्ती दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। इसमें कभी भी लालच, स्वार्थ या चालाकी को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि धोखा देने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है।